विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने अपने अपने प्रस्ताव को रखा। देखिए खास 4.720 किलोमीटर है। अधिकतम ऊंचाई इसका 22.8 मीटर है। ये बांध के कुल भंडारण क्षमता है 45.080 MCM है और ये 16,000 हेक्टेयर यानी 9,000 हेक्टेयर खरीफ में और 7,000 हेक्टेयर रबी में और 33 ग्रामों में इसका लाभ मिलेगा और 8200 कृषक इसका लाभ प्राप्त करेंगे और 1 MCM पेयजल उपलब्ध होगा, जिसमें लगभग 20,000 लोग आबादी हमारी लाभ प्राप्त करेगी। तीसरा है केन बेतवा। केन बेतवा के लिंक परियोजना के अंतर्गत एक केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार की परियोजना है। इसकी लागत 1,191 करोड़ की है। व्यय प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत ये संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के भारत प्राय द्वीपीय घटक के 16 लिंक परियोजना में से प्रथम परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना सिंचाई और जल विद्युत और पेयजल आपूर्ति लाभों वाली उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में प्रवाहित करने के लिए एक लिंक चैनल द्वारा दोनों नदियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने इनको 22/3/2001 को समूहित ज्ञापन एवं हस्ताक्षरित किया गया है और अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा और जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदियों के गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा ये हमें 46,605 करोड़ का अनुमोदन निर्गत किया गया है। अनुमोदित केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों में प्रथम कार्य केन नहर प्रणाली पुनरुद्धार कार्य की परियोजना के परियोजना प्राकलन लागत 1,191.59 करोड़ का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश भी सरकार ने व्यय समिति के बैठक में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अब बुंदेलखंड में जनपद बांदा के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र हमारा जो है 87,784 हेक्टेयर के अतिरिक्त और 89,191 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद बांदा में केन नहर प्रणाली से इस परियोजना से कुल 1,66,975 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा लगभग 1,60,000 किसानों को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 3 परियोजना थी जो आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। माननीय धर्मपाल जी से अनुरोध करेंगे, ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट, खास तौर से आज वो मंत्रिपरिषद से अनुमोदन मिला है। धर्मपाल जी, प्रदेश में परा शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार करने के संबंध में आज निर्णय लिया गया है। पैरावेट से द्वारा पूरे विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। उत्तर प्रदेश में पशु शिक्षकों की कमी है, उनकी पूर्ति के लिए हम ये लाए हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार
190.19 लाख गौवंशीय पशु हैं, 330.16 लाख भैंस वंश, 144.80 लाख बकरी, 9.84 लाख भेड़। ये जो पैरावेट्स हैं, इनसे माइनर वेटरनरी सर्विस, जिसमें टीकाकरण, घाव की पट्टी तथा प्राथमिक उपचार आदि कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स पशु शिक्षा एवं देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वहाँ पशु शिक्षकों की संख्या सीमित है। देश में पशु शिक्षकों की संख्या केवल 34,500 है। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 8,193 पशु शिक्षक उपलब्ध हैं, जो काफ़ी कम है। उक्त दृष्टिगत पशु शिक्षकों के क्षेत्र में पैरावेट्स के द्वारा कुछ निर्धारित कार्य पशु शिक्षा के क्षेत्र में कराए जा रहे हैं और उनके द्वारा माइनर वेटरनरी सर्विस, जिनमें मैंने अभी बताया, देखभाल, पर्यवेक्षण आदि कराया जाता है। पैरावेट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पशु चिकित्सा सेवाओं के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में पैरावेट कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे अपर्याप्त प्रशिक्षण, सीमित संसाधन आदि का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने हेतु पैरावेट्स के प्रशिक्षण एवं कौशल में निरंतर वृद्धि की महती आवश्यकता है, परंतु इनके पर्याप्त प्रशिक्षण हेतु सीमित संसाधन हैं। संप्रति देश में पशु चिकित्सा एवं पशु अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण कार्यरत एकमात्र विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा है। उसके अतिरिक्त आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के घटक रूप में पशु शिक्षा महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश में पशु शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार किए जाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसमें निजी क्षेत्रों में भी परा चिकित्सा के पाठ्यक्रमों को संचालन हो सकेगा एवं संबंध में पाठ्यक्रम संचालन संस्थाओं में एक रूपता एवं मानक निर्धारण करते हुए संस्थाओं की संबद्धता तथा मान्यता के संबंध में सम्यक निर्णय लिया जा सकेगा। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष सचिव पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति द्वारा सुप्रेक्षित आख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा परा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स संचालन की नीति तैयार की गई है। इससे जो समस्या आती थी डॉक्टरों की वो हल हो जाए। थैंक यू। नहीं, नए संस्थान प्राइवेट सेक्टर में भी लिया। एक है आपका? हाँ, एक बहुत ज़्यादा एक है, वो बात है, ये तुमको बोल रहा। श्री नितिन अग्रवाल जी, शीरा नीति के बारे में जो इस बार मंत्रिपरिषद के द्वारा जो एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, शीरा नीति के बारे में हमारे पास जो लिस्ट आई थी उसमें आपको भी करनी आप छूट ठीक। आज माननीय मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश 2024-25 की शीरा नीति पे अपना अनुमोदन प्रदान किया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नई शीरा नीति आज अनुमोदित हुई है। हम 1 नवंबर
24 से 31 अक्टूबर जो शीरा वर्ष होता है उसको हम 1 नवंबर से शुरू होता है और वो 31 अक्टूबर को वो शीरा वर्ष ख़त्म होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में देसी मदिरा के लिए शीरे का निर्धारण होता है, रिजर्वेशन होता है। और इस वर्ष भी शीरा नीति में हमने देसी मदिरा के लिए 19% शीरे का रिजर्वेशन शीरा नीति में आज अनुमोदित हुआ है, जो हम लोग डिस्टलरीज को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं और वो उस शीरे से देसी मदिरा का प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि आबकारी टोटल राजस्व में देसी मदिरा का प्रतिशत 46% है, एक बड़ा चंक देसी मदिरा से आता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग शीरा उपलब्ध कराएं उन सभी प्लांट्स को। इसी की तरह जितनी भी और छोटी लघु आधारित इकाइयां हैं जिनको शीरे की आवश्यकता होती है, उन सभी इकाइयों में भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत हम लोग ने व्यवस्था करी है। इसके साथ ही साथ चीनी मिल द्वारा जो शीरे की बिक्री होती है उसमें 20 रुपये प्रति कुंटल की दर से विनियामक शुल्क का भुगतान का भी शीरा नीति में प्रावधान किया गया है, जो सीधे प्रदेश सरकार को वो भुगतान वो करेंगे। तो इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह, पिछले वर्ष भी 19% का हम लोगों ने रिजर्वेशन किया था, इस वर्ष भी हम लोग 19% का रिजर्वेशन लेकर शीरा नीति में लेकर आए हैं और आज माननीय मंत्री परिषद ने इस शीरा नीति को अनुमोदित किया है। विनिमय शुल्क है, देखिए, जो कि हम लोग अपने अधिकारी लगाते हैं, चीनी मिलों में आबकारी विभाग के अधिकारी लगते हैं और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो एक विनिमय शुल्क हम लोग जो चीनी मिलों से लेते हैं उस शीरे पे, तो वो 20 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। 19% ही था पिछले साल भी, आज साल भी 19% ही रखा है। नहीं, बढ़ाया नहीं गया, उतना ही है, उतना ही है। 20 ही रुपये था, 20 रुपये कुंटल ही था। धन्यवाद। जितेंद्र जी, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के प्रख्यापित होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निराशित हो गया। अतः जो उस समय ट्रांसफर नीति थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए 2005 की, वह स्वतः समाप्त हो गई। तो नई नियमावली की आवश्यकता थी, अतः वो नई नियमावली इस बार लाई गई है, जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024। और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिर्फ इतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और ख़ास तौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती है या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस विद्यालय में, महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी, उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ये उसमें बदलाव है। बाकी जस की तस नियमावली है, सबके लिए है, लेकिन उनको कंसीडर करके 3 वर्ष सबके लिए कर दिया। हाँ, 3 वर्ष बाद, अभी तक 5 वर्ष बाद होता था, अब उसकी जगह 3 वर्ष बाद हुआ है। 3 वर्ष मिनिमम, 3 वर्ष महिलाओं के लिए उनको कंसीडर क्यों किया गया, एक प्रश्न आया था। तो प्रश्न में ये कहा कि क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी है, नियम यूनिफॉर्म होता है, इसलिए उसमें 3 वर्ष सबके लिए कर दिया, उनको लाभ मिल जाएगा। 3 वर्ष तक तो महिलाओं का कोई भाई, कोई पिता, कोई उनका वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। 5 वर्ष एक लंबा समय था। ये एक तो ये हमारा प्रस्ताव था। दूसरा, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन लाया गया है। अभी तक ये जितने भी सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी लॉ, इसके अंतर्गत जो संस्थाएं होती थी वह हमारे यहाँ आवेदन करती थी, चाहे प्रदेश में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। लेकिन जो किसी और स्टेट से ऐसी संस्थाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो उनको अवसर प्रदान करने के लिए अब ये हो गया कि
यदि किसी और प्रदेश में भी वो रजिस्टर्ड हैं वहाँ के नियमावली के अनुसार तो और वहाँ पर शिक्षण संस्थाएं चलाती हैं तो उनको भी यहाँ अवसर मिल जाएगा, ये उनको सुविधा हो गई। और अभी जो हमारी नई नीति आई थी इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया गया है। तो जो यूजीसी ने नियम बनाया है, एक प्रख्यापन किया है, विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन विनियम 2023, इसके अकॉर्डिंग जितने भी होंगे उनको भी यहाँ पे अवसर मिल जाएगा। दूसरा ये प्रस्ताव था। तीसरा अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, लखनऊ में परिसर स्थापना के हेतु निश्चित भूमि उपलब्ध कराने के लिए। अभी तक ये प्राइवेट एक जगह बिल्डिंग में चलाते थे और इन्होंने भूमि की आवश्यकता को महसूस किया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ये चकौली, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उसको उपलब्ध कराया गया है। 2.3239 हेक्टेयर, और इसका जो भी सर्किल रेट से 4 गुना मूल्य जो था उसके, और मालगुजारी 34, मतलब ये था 9,29,56,000 और मालगुजारी था 34,858, ये प्रतिवर्ष बताया गया था। इसको हम शिक्षा विभाग लेगा और शिक्षा विभाग उनको लीज पर देगा। ये प्रस्ताव है। ये 3 प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण। जी हाँ, इससे लाभ होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, चंदौली है जगह का नाम, चकौली, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ। नहीं, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अभी तक एक परिसर में चलाते थे किराए पर लेकर, इनको उसका विस्तार देना है और विस्तार से लाभ होगा यहाँ के छात्रों को जो विदेश में विदेशी भाषा सीख के वहाँ कोई काम करना चाहते हैं, या यहाँ पर कोई ऐसी संस्थान है जिनमें विदेशी भाषा की आवश्यकता होती है, तो 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो उनको भूमि उपलब्ध करा के उनका परिसर खोला जाएगा। अभी तक किराए के मत सोचा, हाँ, एग्जिस्ट करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है लेकिन वहाँ अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं को ही ज्ञान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्याय जी। आज की मंत्रिपरिषद के में जो बिंदु संख्या 5 था, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्चून 500 कंपनियों के निवेशक प्रोत्साहन नीति 2023, ये 1/11/2023 को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीति आई थी। इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। जो रिजर्व बैंक की परिभाषा थी और अभी तक भारत सरकार के द्वारा जो रखी थी, उसमें एफडीआई की परिभाषा का मतलब यह है कि जो इक्विटी विदेश से सीधे किसी भी कंपनी की हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आती है, लेकिन आज जो संशोधन है तो वह हमने फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको किया है। उसमें ये तो ज़रूरी है कि कम से कम 10% इक्विटी हो। अब हमने इक्विटी के साथ साथ उसमें डिवेंचर को और लोन को भी उसमें अलाउ किया है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, स्टैंड बाई लेटर्स ऑफ द क्रेडिट, डिवेंचर एक्सेट्रा को भी उसमें अलाउ कर दिया। जो लोन, यानी कि अभी तक केवल एफडीआई वो थी जो कंपनी के पास अपनी इक्विटी होती थी, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम निवेश को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादातर कंपनी अपने बिजनेस को फैलाने के लिए हर तरह से बाहर से लोन भी लेती हैं और हर प्रकार से पैसा मैनेज करती हैं, तो वो भी हमने अलाउ कर दिया। इक्विटी केवल 10% रह गई।
अगर वो उसकी कंपनी के पास अपनी 10% इक्विटी होगी और प्लस 90% इस प्रकार का उसने व्यवस्था कर रखी होगी, तो हम उसको भी इस तरीके से अलाउ करेंगे आएगा और उसको भी हम बेनिफिट्स देंगे। ये हमने एक अमेंडमेंट लाए। नहीं, अब जो जाना जाएगा वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एवं फॉर्चून 500 कंपनियां के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 निर्गत की गई थी पहले, लेकिन अब जो है वो एक्सटर्नल जो हमने अलाउ किया है, फॉरेन स्टैंड बाय क्रेडिट, डिवेंचर, जो लोन एक्सेट्रा वो कर दिया है। यानी अब हम उसको फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप से जानेंगे। वो FDI, चूँकि RBI की गाइडलाइंस FDI के बारे में अलग है, भारत सरकार का अलग है, तो हमने उत्तर प्रदेश में अपनी जो नीति बनाई है उसमें फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है, ताकि वो दायरा उसका बढ़ जाए, वो कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें जो लोग लोन लेकर या किसी डिवेंचर लेकर या किसी प्रकार से फॉरेन लेटर ऑफ कंफर्ट लेकर किसी तरीके से आती हैं। यानी उसका दायरा बढ़ा दिया, उन कंपनियों को ये सहूलियत दे दी कि वो इस प्रकार के पैसे रखने वाले भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, ये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत मेसर्स पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति देने के संबंध में। ये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए निवेश वाली परियोजना को जो प्रोत्साहन अनुमन्य किया गया है वो ये है। खास तौर से इसमें जो उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है 46 करोड़ 25 लाख रुपया। इसमें 15% तो कैपिटल सब्सिडी है 5 साल में, और उसके साथ साथ जो भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति है वो 1 करोड़ 25 लाख। इस प्रकार से ये 46 करोड़ 25 लाख रुपए का वित्तीय उपाय उनको 5 वर्ष के अनुमन्य किया गया है। आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। इसके साथ साथ निवेशक को 0.3814 करोड़ वास्तविक आधार पर स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट देने के लिए मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया। इसमें 4500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिले। 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा प्रस्तावित। ये पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इनकी भूखंड संख्या A23 सेक्टर 60 नोएडा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है हमारा वित्त विभाग का है, लेकिन अभी उसको तो नहीं है जी। नहीं, सेमीकंडक्टर की नीति तो पहले से आ चुकी है, 2024 जनवरी में आ चुकी है। ये उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन किया गया है। अभी तक ये व्यवस्था थी कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपने पीछे कोई अपना रिटायरमेंट के बाद कोई वारिस नहीं छोड़ जाता है या कोई नॉमिनी नहीं बनाता है तो उसका पैसा ग्रेच्युटी का सरकार को समाहित हो जाता था। लेकिन अब जो एक संशोधन आया है, सरकारी कर्मचारी को यह अधिकार था कि वो अपनी ग्रेच्युटी के लिए किसी को नॉमिनेट कर सके, किसी को नॉमिनी बना सके। तो कोर्ट में एक मुकदमा पहुंचा, तो मई 2024 में एक फैसला हुआ था कि जब उसको यह अधिकार है कि वो अपना नॉमिनी बना सकता है, तो जो नॉमिनी बनाने के आधार पर अगर किसी को नॉमिनी उसने बनाया है और वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से जजमेंट ले आए कि वो हम उसके उत्तराधिकारी हैं या हमको उसमें वो किया गया है, तो वो उसको प्राप्त कर सकता है। वर्तमान व्यवस्था में इस प्रकार की स्थिति में पैसा गवर्नमेंट को समाहित हो जाता था, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटेंट
जब नॉमिनी बनाने का अधिकार दे दिया गया तो ये ऑब्वियस है कि इसका मतलब किसी को भी दिया जा सकता है। तो उसको आधार पर कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि जब नॉमिनी बनाने का उसको अधिकार आपने दिया, तो अगर वो कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट से कोई ले आए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या फिर ये ले आए कि हम इसके अधिकारी हैं, तो उसको दे दिया जाए। अभी तक व्यवस्था ये थी रूल्स में कि गवर्नमेंट में पैसा समाहित हो जाता था। अब व्यवस्था ये हो गई, आज जो मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया प्रस्ताव ये था कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय से इस प्रकार की परिस्थितियों में कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ले आता है तो उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। आप समझ गए जी? उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961। हाँ हाँ ले ये हाँ, मतलब गवर्नमेंट में पैसा, अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट का जजमेंट होगा तो उसके आधार पर उसको पैसा दे दिया जाएगा। यह है नहीं आया। ये जनपद बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु ग्राम हरिया खेड़ा परगना बागपत तहसील व जिला बागपत की ग्राम सभा की 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन प्रदान किया। वर्तमान विश्व में समग्र स्वास्थ्य पर्यटन वेलनेस टूरिज्म के अंतर्गत शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्राएं आती हैं। वेलनेस टूरिज्म का उद्देश्य तनाव के स्तर पर नियंत्रित करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। योग वेलनेस को जोड़ते हुए वेलनेस टूरिज्म विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा। भारत में केरल और उत्तराखंड में वेलनेस टूरिज्म के केंद्र स्थापित है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में भारतीय विदेशी पर्यटक इस स्वास्थ्य के संबंध में आते हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपद बागपत में पूरा महादेव में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना सार्वजनिक निजी सहभागिता के अंतर्गत निवेशकों के माध्यम से कराया जाना है। इसमें 68.400 हेक्टेयर निजी भूमि क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा की ये बीच में भूमि आ रही थी, इसलिए उसको ट्रांसफर किया गया। हम योग के उसके बारे में तो महत्व उसका जानते हैं कि हमारी जीवन शैली कैसे बेहतर हो, तो इसलिए 68.400 हेक्टेयर इसमें बीच में ही आ रही थी भूमि, तो इसको हाँ निजी भूमि क्रय किए जाने का निर्णय लिया। वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। हमारे लिए तो सबसे पहले हमारी लाइफ स्टाइल बेटर होगा। सबसे बात यह है कि वो तो खरीद रहे हैं, हाँ सरकारी जमीन 1.6 एरिया दे रहे हैं। जल्दी वेलनेस टूरिज्म जनता जागरूकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय और वेलनेस टूरिज्म लोगों को जागरूकता में चेन्नई में उल्लेखनीय चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई और कोयम्बटूर केरल का उल्लेखनीय स्थान है। वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में भारत में चेन्नई को प्रथम स्थान भी प्राप्त है। यहाँ वेलनेस टूरिज्म के अंतर्गत देश और विदेश में काफ़ी संख्या में पर्यटक मानसिक एवं शारीरिक रूप से विश्व स्वीकारता चिकित्सा क्षेत्र में भी होने वाले माध्यम आते हैं। योग प्रचार प्रसार में ये पर्यटन विभाग को केवल लाने का प्रस्ताव है, इसमें यह है नहीं, ये हम आपको बाद में बता देंगे। हाँ जी, वो नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी जी 29 आए थे प्रस्ताव, एक बाद में आया, इसलिए 27 हुए। एक जो दो पहले 2 स्थगित हुए। होम विभाग
नियमावली। यह है प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों में हेरिटेज बिल्डिंग को एडाप्टिव रीयूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता पीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में। ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की दृष्टि से समृद्ध भारतीय इतिहास को परिभाषित करता है। पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण धरोहरों के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य भी है। गौरवशाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर दृष्टि से उत्तर प्रदेश पर्यटन की असीम संभावनाएं विद्यमान है। ये पहले भी कई बार इस प्रकार की वो आ चुका है। उसी संबंध में यह है कि जो बहुत बड़ी ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग है उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर डेवलप करना। थैंक यू वेरी मच। तो दिया हो गया जी जी, प्रस्ताव पारित हुए हैं। सबसे पहले मैं माननीय स्वतंत्र देव जी से अनुरोध करूंगा कि वो सिंचाई संबंधी जो प्रस्ताव है उसके विषय में अपनी बात रखें। माननीय स्वतंत्र देव जी अभी बताते हैं। एक वो खंडसारी वाला मध्य गंगा नहर परियोजना है, द्वितीय चरण के पुनरीक्षण की परियोजना है जो 4,909.92 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की गई है। ये प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत देश के 99 प्राथमिकता वाली AIBP वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत मध्यगंगा नहर परियोजना चिन्हित किया गया है। हमारी 2022-23 तक परियोजना के अंदर मुख्य नहर बहजोई शाखा एवं प्रणाली तथा चंदौसी शाखा के किलोमीटर 0 से और किलोमीटर 6 तक का सफल परीक्षण संचालन 3 बार किया जा चुका है। मध्य नहर गंगा परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना पूर्ण होने से जनपद अमरोहा मुरादाबाद संभल के 1850 ग्रामों को 4,10,348 कृषक लाभ प्राप्त करेंगे और कुल 1,46,532 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। ये मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना में जनपद अमरोहा मुरादाबाद संभल के 1850 ग्रामों के 4,10,348 कृषक लाभान्वित होंगे तथा कुल 1,46,532 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। परियोजना का जो लाभ प्राप्त करेंगे जनपद अमरोहा मुरादाबाद और संभल के 11 जो डार्क जोन के विकास खंडों में भूजल रिचार्ज सामान्य होने में मदद मिलेगी। दूसरी परियोजना हमारी है ललितपुर में भौरट बांध परियोजना। ये भौरट बांध परियोजना है ललितपुर की भौरट बांध। ये द्वितीय पुनर्रक्षित लागत है इसका 1,237.2501 करोड़ के व्यय के प्रस्तावित है स्वीकृति प्रदान की गई। ये ललितपुर के तहसील महरौनी विकासखंड में ग्राम भैराघाट के समीप जामनी नदी पर पूर्व में जामनी बांध निर्मित है, जिसकी बानपुर रजवाहा की नहर प्रणाली की टेल में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस नहर प्रणाली में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने जाने हेतु जामनी बांध के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित बोरन बांध का निर्माणाधीन है। ये बोरन बांध की कुल लंबाई 4.720 किलोमीटर है। अधिकतम ऊंचाई इसका 22.8 मीटर है। ये बांध के कुल भंडारण क्षमता है 45.080 MCM है और ये 16,000 हेक्टेयर यानी 9,000 हेक्टेयर खरीफ में और 7,000 हेक्टेयर रबी में और 33 ग्रामों में इसका लाभ मिलेगा और 8200 कृषक इसका लाभ प्राप्त करेंगे और 1 MCM पेयजल उपलब्ध होगा, जिसमें लगभग 20,000 लोग आबादी हमारी लाभ प्राप्त करेगी। तीसरा है केन बेतवा। हाँ, केन बेतवा के लिंक परियोजना के अंतर्गत एक केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार की परियोजना है। इसकी लागत 1,191 करोड़ की है। व्यय प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की गई है। केन बेतवा लिंक
परियोजना नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत ये संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के भारत प्राय द्वीपीय घटक के 16 लिंक परियोजना में से प्रथम परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना सिंचाई और जल विद्युत और पेयजल आपूर्ति लाभों वाली उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में प्रवाहित करने के लिए लिंक चैनल द्वारा दोनों नदियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने इनको 22/3/2001 को समित ज्ञापन एवं हस्ताक्षरित किया गया है और अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा, और जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदियों के गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा ये हमें 46,605 करोड़ का अनुमोदन निर्गत किया गया है। अनुमोदित केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों में प्रथम कार्य केन नहर प्रणाली पुनरुद्धार कार्य की परियोजना के परियोजना प्राकलन लागत 1,191.59 करोड़ का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश भी सरकार ने व्यय समिति के बैठक में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अब बुंदेलखंड में जनपद बांदा के अंतर्गत सिंचन क्षेत्र हमारा जो है 87,784 हेक्टेयर के अतिरिक्त और 89,191 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद बांदा में केन नहर प्रणाली से इस परियोजना से कुल 1,66,975 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा लगभग 1,60,000 किसानों को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 3 परियोजना थी जो आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। माननीय धर्मपाल जी से अनुरोध करेंगे, एक विषय बहुत इम्पोर्टेंट खास तौर से आज वो मंत्रिपरिषद से अनुमोदन मिला है। धर्मपाल जी, प्रदेश में परा शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार करने के संबंध में आज निर्णय लिया गया है। पैरावेट्स द्वारा पूरे विश्व में महान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। उत्तर प्रदेश में पशु शिक्षकों की कमी है, उनकी पूर्ति के लिए हम ये लाए हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार 190.19 लाख गौवंशीय पशु है, 330.16 लाख मैच वंश, 144.80 लाख बकरी, 9.84 लाख भेड़। ये जो पैरावेट्स हैं, इनसे माइनर वेटरनरी सर्विस जिसमें टीकाकरण, घाव की पट्टी तथा प्राथमिक उपचार आदि कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स पशु शिक्षा एवं देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वहाँ पशु शिक्षकों की संख्या सीमित है। देश में पशु शिक्षकों की संख्या केवल 34,500 है। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 8,193 पशु शिक्षक उपलब्ध हैं, जो काफ़ी कम है। उक्त दृष्टिगत पशु शिक्षकों के क्षेत्र में पैरावेट्स के द्वारा कुछ निर्धारित कार्य पशु शिक्षा के क्षेत्र में कराए जा रहे हैं और उनके द्वारा माइनर वेटरनरी सर्विस, जिनमें मैंने अभी बताया देखभाल, पर्यवेक्षण आदि कराया जाता है।
पैरावेट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पशु चिकित्सा सेवाओं के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में पैरावेट कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे अपर्याप्त प्रशिक्षण, सीमित संसाधन आदि का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने हेतु पैरावेट्स के प्रशिक्षण एवं कौशल में निरंतर वृद्धि की महती आवश्यकता है, परंतु इनके पर्याप्त प्रशिक्षण हेतु सीमित संसाधन है। संप्रति देश में पशु चिकित्सा एवं पशु अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण कार्यरत एकमात्र विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा है। उसके अतिरिक्त आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के घटक रूप में पशु शिक्षा महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश में पशु शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार किए जाने की महती आवश्यकता है। इसमें निजी क्षेत्रों में भी परा चिकित्सा के पाठ्यक्रमों को संचालन हो सकेगा एवं संबंध में पाठ्यक्रम संचालन संस्थाओं में एक रूपता एवं मानक निर्धारण करते हुए संस्थाओं की संबद्धता तथा मान्यता के संबंध में सम्यक निर्णय लिया जा सकेगा। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष सचिव पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति द्वारा सुप्रेक्षित आख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा परा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स संचालन की नीति तैयार की गई है। इससे जो समस्या आती थी डॉक्टरों की वो हल हो जाए। थैंक यू। नई संस्थान प्राइवेट सेक्टर में भी लिया। एक है आपका, हाँ, एक बहुत ज़्यादा एक है वो बात है ये तुमको बोल रहा। श्री नितिन अग्रवाल जी शीरा नीति के बारे में जो इस बार मंत्रिपरिषद के द्वारा जो एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, शीरा नीति के बारे में हमारे पास जो लिस्ट आई थी उसमें आपको भी करनी आप छूट ठीक। आज माननीय मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश 2024-25 की शीरा नीति पे अपना अनुमोदन प्रदान किया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नई शीरा नीति आज अनुमोदित हुई है। हम 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर जो शीरा वर्ष होता है उसको हम 1 नवंबर से शुरू होता है, वो 31 अक्टूबर को वो शीरा वर्ष ख़त्म होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में देसी मदिरा के लिए शीरे का निर्धारण होता है, रिजर्वेशन होता है। और इस वर्ष भी शीरा नीति में हमने देसी मदिरा के लिए 19% शीरे का रिजर्वेशन शीरा नीति में आज अनुमोदित हुआ है, जो हम लोग डिस्टलरीज को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं और वो उस शीरे से देसी मदिरा का प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि आबकारी टोटल राजस्व में देसी मदिरा का प्रतिशत 46% है, एक बड़ा चंक देसी मदिरा से आता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग शीरा उपलब्ध कराएं उन सभी प्लांट्स को। इसी की तरह जितनी भी और छोटी लघु आधारित इकाइयां हैं जिनको शीरे की आवश्यकता होती है, उन सभी इकाइयों में भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत हम लोग ने व्यवस्था करी है। इसके साथ ही साथ चीनी मिल द्वारा जो शीरे की बिक्री होती है उसमें 20 रुपये प्रति कुंटल की दर से विनियामक शुल्क का भुगतान का भी शीरा नीति में प्रावधान किया गया है, जो सीधे प्रदेश सरकार को
वो भुगतान वो करेंगे। तो इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह पिछले वर्ष भी 19% का हम लोगों ने रिजर्वेशन किया था। इस वर्ष भी हम लोग 19% का रिजर्वेशन लेकर शीरा नीति में लेकर आए हैं और आज माननीय मंत्रिपरिषद ने इस शीरा नीति को अनुमोदित किया है। विनिमय शुल्क है, देखिए, जो कि हम लोग अपने अधिकारी लगाते हैं, चीनी मिलों में आबकारी विभाग के अधिकारी लगते हैं और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो एक विनिमय शुल्क हम लोग चीनी मिलों से लेते हैं उस शीरे पे, तो वो 20 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। 19% ही था पिछले साल भी, आज साल भी 19% ही रखा है। नहीं, बढ़ाया नहीं गया, उतना ही है, उतना ही है। 20 ही रुपये था, 20 रुपये कुंटल ही था। धन्यवाद। जितेंद्र जी, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के प्रख्यापित होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निराशित हो गया। अतः जो उस समय ट्रांसफर नीति थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए 2005 की, वह स्वतः समाप्त हो गई। तो नई नियमावली की आवश्यकता थी, अतः वो नई नियमावली इस बार लाई गई है, जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024। और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिर्फ उतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और ख़ास तौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती है या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस विद्यालय में महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ये उसमें बदलाव है। बाकी जस की तस नियमावली है, सबके लिए है, लेकिन उनको कंसीडर करके 3 वर्ष सबके लिए कर दिया। हाँ, 3 वर्ष बाद, अभी तक 5 वर्ष बाद होता था, अब उसकी जगह 3 वर्ष बाद हुआ है। 3 वर्ष मिनिमम 3 वर्ष महिलाओं के लिए उनको कंसीडर क्यों किया गया, एक प्रश्न आया था। तो प्रश्न में ये कहा कि क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी है, नियम यूनिफॉर्म होता है, इसलिए उसमें 3 वर्ष सबके लिए कर दिया, उनको लाभ मिल जाएगा। 3 वर्ष तक तो महिलाओं का कोई भाई, कोई पिता, कोई उनका वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। 5 वर्ष एक लंबा समय था। ये एक तो ये हमारा प्रस्ताव था। दूसरा, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन लाया गया है। अभी तक ये जितने भी सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी लॉ, इसके अंतर्गत जो संस्थाएं होती थी वह हमारे यहाँ आवेदन करती थी, चाहे प्रदेश में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। लेकिन जो किसी और स्टेट से ऐसी संस्थाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो उनको अवसर प्रदान करने के लिए अब ये हो गया कि यदि किसी और प्रदेश में भी वो रजिस्टर्ड हैं वहाँ के नियमावली के अनुसार, तो और वहाँ पर शिक्षण संस्थाएं चलाती हैं, तो उनको भी यहाँ अवसर मिल जाएगा। ये उनको सुविधा हो गई। और अभी जो हमारी नई नीति आई थी उसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया गया है। तो जो यूजीसी ने नियम बनाया है, एक प्रख्यापन किया है, विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन विनियम 2023, इसके अकॉर्डिंग जितने भी होंगे उनको भी यहाँ पे अवसर मिल जाएगा। दूसरा ये प्रस्ताव था। तीसरा, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, लखनऊ में परिसर स्थापना के हेतु निश्चित भूमि उपलब्ध कराने के लिए। अभी तक ये प्राइवेट एक जगह बिल्डिंग में चलाते थे और इन्होंने भूमि की आवश्यकता को महसूस किया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ये चकौली, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उसको उपलब्ध कराया गया है। 2.3239 हेक्टेयर, और इसका
जो भी सर्किल रेट से 4 गुना मूल्य जो था उसके, और मालगुजारी 34 मतलब ये था 9,29,56,000 और मालगुजारी था 34,858। ये प्रतिवर्ष बताया गया था। इसको हम शिक्षा विभाग लेगा और शिक्षा विभाग उनको लीज पर देगा। ये प्रस्ताव है। ये 3 प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण। जी हाँ, इससे लाभ होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, चंदौली है जगह का नाम, चकौली परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ। नहीं, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अभी तक एक ये परिसर में चलाते थे किराए पर लेकर। इनको उसका विस्तार देना है और विस्तार से लाभ होगा यहाँ के छात्रों को जो विदेश में विदेशी भाषा सीख के वहाँ कोई काम करना चाहते हैं, या यहाँ पर कोई ऐसी संस्थान है जिनमें विदेशी भाषा की आवश्यकता होती है, तो 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो उनको भूमि उपलब्ध करा के उनका परिसर खोला जाएगा। अभी तक किराए के हाँ एग्जिस्ट करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है लेकिन वहाँ अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं को ही ज्ञान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्याय जी। आज की मंत्रिपरिषद के में जो बिंदु संख्या 5 था, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्चून 500 कंपनियों के निवेशक प्रोत्साहन नीति 2023, ये 1/11/2023 को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीति आई थी। इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। जो रिजर्व बैंक की परिभाषा थी और अभी तक भारत सरकार के द्वारा जो रखी थी, उसमें एफडीआई की परिभाषा का मतलब यह है कि जो इक्विटी विदेश से सीधे किसी भी कंपनी की हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आती है। लेकिन आज जो संशोधन है तो वह हमने फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको किया है। उसमें ये तो ज़रूरी है कि कम से कम 10% इक्विटी हो। अब हमने इक्विटी के साथ साथ उसमें डिवेंचर को और लोन को भी उसमें अलाउ किया है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, स्टैंड बाई लेटर्स ऑफ द क्रेडिट, डिवेंचर एक्सेट्रा को भी उसमें अलाउ कर दिया। जो लोन, यानी कि अभी तक केवल एफडीआई वो थी जो कंपनी के पास अपनी इक्विटी होती थी, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम निवेश को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादातर कंपनी अपने बिजनेस को फैलाने के लिए हर तरह से बाहर से लोन भी लेती हैं और हर प्रकार से पैसे